गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। और आज का हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एक छोटा सा, जहां पर हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं, या फिर उनको पढ़ने से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स एग्ज़ाम में मिल जाएँ, ऐसे प्रश्न को पढ़िए लास्ट टाइम में। तो ये हमारा आज का सेशन पहले चैप्टर पर बेस्ड आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक तरह से ये बूस्टर क्लास होगी, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। स्पेशली ये बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाया जा रहा है, और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जरूर एग्जाम में इनको पढ़ के जाइए। इससे दो फायदा है, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, और दूसरा चीज़ कि अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं तो उनकी प्रकृति क्या होती है, उनकी नेचर कैसा, मतलब बोर्ड एग्जाम का नेचर कैसा होता है बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप ये कहो कि एक कोई धनावेशित वस्तु है। पहला प्रश्न, एक धनावेशित वस्तु है या कोई पदार्थ है, कोई धनावेशित पदार्थ है, तो इसके द्रव्यमान के बारे में आप क्या कहोगे? जैसे धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा कि कम होगा, या बराबर होगा या नहीं बदलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे अगर उस पर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझना। ये एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट वस्तु माना, पदार्थ है ये। अगर इस पदार्थ की बात करें तो कुछ कण या कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो, कुछ कण या कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकल करके बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर कुछ निकल करके बाहर चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से ये क्या हो गया? धनावेशित। तो हम दो बातें कह सकते हैं। धनावेशित पदार्थ के होने पर आपका जो जवाब होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जवाब दोगे। सबसे पहली चीज़ तो धनावेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब 4 ऑप्शन लिख करके मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम टाइम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कवर करना है। तो धनावेशित पदार्थ का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये बिल्कुल 100% सही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी ही बताता है धनावेशित होना। और दूसरा आंसर आप ये कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो पदार्थ का द्रव्यमान घट जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, पदार्थ का द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से कुछ ना कुछ मास भी कम हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव वे में ये हमने कवर कर लिया। अब इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सेम साइज ऑफ बॉडी है। ठीक है, सेम शेप है, सेम साइज है, मतलब समान आकार एवं आकृति की दो वस्तुएं हैं। समान आकार व आकृति के दो पदार्थ हैं। ठीक, बस आपसे ये पूछा है कि किसका द्रव्यमान कम होगा और किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आप ये कहोगे कि जो धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान होगा, मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। इस वाले का द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा जस्ट अभी हमने लिखा है, इसका द्रव्यमान कम होगा और इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आके बैठा है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है? कहीं से इलेक्ट्रॉन आके बैठा है। ये निगेटिवली चार्ज है,
तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गया मतलब द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इट मीन्स द्रव्यमान कम हुआ है, तो आप ये कहोगे। ठीक है, ऋणावेशित का द्रव्यमान ज़्यादा है और धनावेशित का द्रव्यमान कम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, Q बराबर एनी फार्मूला, Q बराबर एनी फार्मूला। तो N इज इक्वल टू हो गया Q बाई ई, N इज इक्वल टू क्या हो गया Q बाई ई। और Q की जगह Q की जगह 1 रख दो। देखो यहाँ Q बाई ई, N की जगह 1 रख दो और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो। बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18, ये इसका आंसर आता है सॉल्व करने पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। आपसे पूछा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछा है आपसे। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछा तो आप बिल्कुल सिंपल से जवाब दोगे। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसका यूनिट हो जाएगा हमारा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सिंपल सा ये मात्रक याद रखिएगा। हो सकता है बहुविकल्पी में ऐसे दे दे, कूलॉम का स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये है न्यूटन, ये है मीटर का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कणों के बीच, दो इलेक्ट्रॉन कण के बीच, ये भी है इलेक्ट्रॉन और ये भी है इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन के कणों के बीच आपको गणना करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए छोटा सा हिंट ले लीजिए। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो Gm1m2/r² मान के सॉल्व कर लीजिए, कुछ ना कुछ डाटा आएगा। विद्युत बल चाहिए तो 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 बार रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई r²। यहाँ से विद्युत बल आ जाएगा। दोनों को भाग दे दीजिए, भाग देने का मतलब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो ऊपर वाला डाटा है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, नीचे वाला डाटा हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक है, मतलब विद्युत बल के बारे में बात हो रहा है। तो विद्युत बल ये है, गुरुत्वाकर्षण बल ये है, दोनों को भाग दे दो, रेशियो लगभग निकल के चला आएगा। और सारा डाटा हमें पता है सर, क्यों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, बीच की दूरी r मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मालूम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है, बीच का दूरी r मान लो और दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर खुद ब खुद निकल के चला आएगा। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न है इसलिए आप याद रखिएगा, ये वैल्यू होती है 10⁻43। ठीक है, कहने का मतलब है विद्युत बल हमेशा प्रबल होता है। बिल्कुल सीधी से अगर बात करें तो विद्युत बल हमेशा प्रबल होता है। विद्युत बल ये प्रबल होगा, प्रबल मतलब ये ग्रेटर का सिंबल ऊपर साइड लगाया हूँ, और कंपैरिजन टू गुरुत्वाकर्षण, अगर आप तुलना करते हैं गुरुत्वाकर्षण से तो विद्युत बल ज़्यादा प्रबल माना जाता है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल, और यहाँ पे यही आंसर हमें मिल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंपल सा एक प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा। कोई सा भी दो आवेश ले लीजिए, एक है 2 माइक्रो कूलाम और एक है 3 माइक्रो कूलाम। दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 1:1। क्यों, समझा देता हूँ। मान लो कि ये धनावेश है और ये धनावेश है, ठीक,
तो धन का धन पर फोर्स कितना लगेगा, F1, आपको पता ही है। और ये वाला प्लस इस पे फोर्स लगाएगा F2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हमसे पूछा है कि F1 रेशियो F2 कितना होगा, F1 रेशियो F2 कितना होगा। तो आप हमेशा जवाब दोगे 1:1। जब भी कभी बलों का अनुपात बोले तो हमेशा 1:1 का होता है। ये आंसर कैसे आया इसको फील कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ। ये प्लस चार्ज है, ठीक, और ये प्लस चार्ज है, ठीक, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। प्लस वाला प्लस को ध्यान से देखना, प्लस वाला प्लस को धक्का दे रहा है F1 फोर्स से। कितने फोर्स से, F1 फोर्स से। तो इतने ही बल से ये वाला प्लस इसको भी तो धक्का देगा, ये वाला प्लस इसको भी तो धक्का देगा। कितने बल से, F2 बल से। और F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों समान है, मतलब दोनों में लगने वाले बलों का अनुपात सेम है। तो जब दोनों बल हमारे समान हैं और जब आप F1/F2 डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो 1:1 ही तो आएगा ना। क्यों? क्योंकि F1 वाला इस पे फोर्स लगाएगा कूलम्बियन लॉ से और F2 वाला इस पर फोर्स लगाएगा F1 से, कूलम्बियन लॉ से। दोनों की वैल्यू कट करके बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर होगा 1:1 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखने वाला। आप इस क्वेश्चन का नेचर पकड़ लीजिए। एक तरफ है प्लस क्यू चार्ज और एक तरफ है प्लस क्यू चार्ज। इस सवाल के नेचर को रट लो, सीधा कह रहा हूँ। दो धनावेश हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं और बीच में है ये न्यूट्रल पॉइंट। एकदम मिड पॉइंट पे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब उदासीन बिंदु है। बिल्कुल दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर इसके मध्य बिंदु पर क्या है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन बिंदु है। बस आपसे पूछा है कि आवेश का परिमाण क्या रखेंगे, इस Q डैश की वैल्यू पूछा है। तो Q डैश की जो वैल्यू होती है, आया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न है, -Q/4 इसका आंसर होगा। मतलब किनारे पर रखे गए आवेश का 1/4, किनारे हुए रखे हुए आवेश का 1/4। जैसे यहाँ Q और Q है तो आंसर Q/4 होगा, जवाब दोगे निगेटिव। अगर यहाँ पे स्मॉल q होता तो जवाब देते स्मॉल q/4। सिंपल सा ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में लगने वाले बल, ये अगला प्रश्न है। निर्वात में वैद्युत बल, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस मैं लिख नहीं रहा हूँ, विकल्प नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। निर्वात में लगने वाले विद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम माने परावैद्युतांक, माध्यम में लगने वाले बल, दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आप जवाब क्या दोगे, बस यही मुझे सुनना है। तो इसका जवाब होगा K/1। इसका जवाब क्या होगा, K/1। निर्वात में लगने वाले विद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, तो आप जवाब दोगे K/1। अब क्यों ऐसा होता है हम एज्यूम करके दिखा देते हैं। आओ इसको प्रूफ करके दिखा दे, 1 मिनट टाइम लगेगा। ये Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी R है, ठीक। ये Q1 है, ये Q2 है। ये Q2 है। अगर यहाँ पे निर्वात वाले बल की बात करें तो F0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 × Q2 /R², इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और सेम उसी तरह अगर फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मतलब माध्यम, फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बात करें, दोनों का मतलब सेम है। डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक, K का मतलब भी परावैद्युतांक। तो ऐसे शर्त में आप पढ़े हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 /R² तो होगा, लेकिन यहाँ पे K आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाता है बेटा, K आ जाता है। K का मतलब परावैद्युतांक। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दो। जैसे भाग दोगे सब कुछ कट जाएगा, ये देखो सब कुछ कट जाएगा। K आ जाएगा ऊपर, K कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो इसीलिए हमने जवाब लिखा K/1। तो ये हमने ये भी प्रूफ कर दिया, प्यारा सा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं, ये 2 प्रश्न हैं बिल्कुल अलग से। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, K ऑफ मेटल,
धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा इनफाइनाइट। अभी हाल ही में आए हुए प्रश्न में एल्यूमिनियम का पूछा था कि एल्यूमिनियम का परावैद्युतांक क्या होगा, और बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आए थे, इसलिए याद रखिएगा एल्यूमिनियम का परावैद्युतांक क्या होगा, अनंत। कॉपर का भी क्या होगा, अनंत, ठीक है। गोल्ड का भी क्या होगा, अनंत। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो धातु का परावैद्युतांक हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और अगला प्रश्न हमारा ये भी था कि इंसुलेटर मतलब कुचालकों का परावैद्युतांक क्या होगा, तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कुचालक का जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपका ये भी क्लियर हो गया। सिंपल सा अगर मैं आपसे बात करूं कि केरोसिन के उपस्थिति में बल का मान क्या होगा, जैसे मान लो केरोसिन का मतलब है, ये हमारा अगला प्रश्न है कि मान लो दो आवेशों के बीच में केरोसिन भर दिया जाए। केरोसिन मतलब क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। केरोसिन को हम लोग कहते हैं मिट्टी का तेल, ठीक। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। तो कहा यह है कि अगर हम लोग दो आवेशों के बीच केरोसिन भर दें तो क्या होगा बल का मान। तो आपका सिंपल सा फार्मूला वही पढ़े तो हो, फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर रख दो आवेश, ऊपर रख दो आवेश, नीचे है बीच की दूरी r²। और मैंने आपको सिखाया है कि परावैद्युतांक की उपस्थिति में एप्सिलॉन के बगल में k को ले जाके बैठा दो, यही k हमारा मिट्टी का तेल का वैल्यू है। जो भी सवाल में वैल्यू दिया है मिट्टी के तेल का, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा भी है। अगले प्रश्न में पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए। जस्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये बहुविकल्पी में आया है, तो डिटेल में सब बच्चे लिख लो बेटा। विद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं, लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद रख लो, जीवन पर्यंत इसको कभी भूलना मत, ठीक। हो सकता है एक हम सवाल में बताएं, लेकिन इसके ढेर सारे आंसर हैं, तो याद कर लीजिए। सबसे पहला इसका आंसर होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम पहला इसका मात्रक ये है। दूसरा मात्रक इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और एक मात्रक और याद कर लो, गॉस। इतने मात्रक होते हैं विद्युत क्षेत्र के, कम से कम इतना तो याद रखोगे, रखो। न्यूटन प्रति कूलाम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर एंड गॉस। तो ये चारों मात्रक हमारे खत्म यहाँ पे। अगला प्रश्न हमसे बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि दो आवेश रखे गए हैं, बिल्कुल क्लियर डायग्रामेटिक वे में सवाल है। एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है भैया, एक समान विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो आवेश रखे गए हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। बस आपसे पूछा है कि लगने वाले बल समान होंगे कि असमान होंगे, कि नियत होंगे या परिवर्ती होंगे, क्या होंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि इलेक्ट्रॉन को रखा गया है और एक प्रोटॉन को रखा गया है तो लगने वाले बल के परिमाण कैसे होंगे, ये आपसे पूछा है। बल का परिमाण बताना था यहाँ पे, बल का परिमाण। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, दोनों पर आवेश सेम होते हैं। आपको जैसा कि पढ़े हैं, F बराबर जो फोर्स होता है वो होता है QE फोर्स। F बराबर कितना फोर्स होता है, QE फोर्स। Q का मतलब होता है चार्ज, E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻−19। और अगर बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो तो वैल्यू यही होगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन की कहानी, इलेक्ट्रॉन की कहानी। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की भी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। मतलब प्रोटॉन की वैल्यू कितना होती है, 1.6 इंटू 10⁻−19 ये होता है, और बगल में इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो जितना फोर्स प्रोटॉन पे है उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन पे है। इट मीन्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में इस पे भी सेम बल लगेगा, इस पे भी सेम बल। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो दोनों पर समान है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों का समान होगा, और कितना होगा तो मैंने डाटा के साथ लिख दिया। इसके बाद
बलयुग्म के आघूर्ण का सही संबंध क्या होगा, तो इसको याद कर लीजिए। एक प्रश्न ये भी है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। टाउ बराबर आप पढ़े हैं पीई साइन थीटा, याद करिए, ये पहले चैप्टर का फॉर्मूला है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसको सदिश स्वरूप में लिखना चाहें तो टाउ बराबर होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आया हुआ प्रश्न है, बलयुग्म का आघूर्ण, इसको कहते हैं बल आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को डिफाइन करोगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा से लिख लीजिएगा। और सेम हमारा एक छोटा सा सवाल और यहाँ पे है, बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा सा, कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ और एक प्रोटॉन ले लूँ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। एक हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, सबसे लास्ट प्रश्न है ये हमारे आज के क्लास का, और अच्छे क्वेश्चन थे, ज़रूर इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन रखा गया है और एक तरफ प्रोटॉन रखा गया है, कुछ दूरी पर, आर की वैल्यू दिया नहीं है, बस आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत बल और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, इसका अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान रख के गुरुत्वाकर्षण निकाल लो और एक बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज रख के निकाल लो, तो इसका डाटा जो क्लियर आता है, क्लियर डाटा बता रहा हूँ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का जो अनुपात होता है, ये वैल्यू होती है 2.27 इंटू 10 टू दी पावर 39, इतना होता है इसकी वैल्यू। तो ये रहा हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ से आपको साफो साफ दिख रहा है, यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये ऊपर है और गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना मिल रहा है, 10 की घात 39। यहीं से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि विद्युत बल ज़्यादा प्रबल होता है, विद्युत बल ज़्यादा प्रभावी होता है तुलनात्मक रूप से इसके तुलना में। तो ये थोड़ा सा कम ही है, ठीक, ये कम है, वो ज़्यादा है। 2.27 इंटू 10⁻39, इतने हमारे सवाल ये बहुविकल्पीय पहले चैप्टर पर आधारित थे। आपका छोटा सा काम है इन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप छोटे छोटे फार्मूलाज को ऐड कर दीजिए, जैसे F बराबर QE फार्मूला, अल्फा कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह क्या होता है, या फिर कोई फार्मूला ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सारे फार्मूले आप ज़रूर कवर करिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आज हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ा है, कल हम लोग ऐसे ही विभव का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।